Hey everyone, welcome back to my channel Learn and Earn. So today we are going to come up with extracting metals in the middle of the reactivity series or activity series because they both are same. Okay, so I left in between this chapter, so now we are about to complete it because two topics are just left. So we'll complete it like in a minute, like in days, like 2 days maybe we'll take it. ओके तो सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको पहले एक बारी रिकैप्चुलेशन देती हूँ कि हमने क्या किया था। मैंने आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ करवाई थी जो मेटलर्जी के रिलेटेड होती है। आपको इसमें हमने कर लिया था कि सिल्वर और गोल्ड को हमने कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए क्या क्या करना होगा हमें सिल्वर और कॉपर का, क्योंकि जो मेटल्स लो थे रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमने उनका किया था मर्क्यूरी और कॉपर का। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़ भी करेंगे, तो उसके अंदर हम क्या लेंगे, इसके अंदर जो ओर्स होंगी ना वो हम लेंगे कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स की, क्योंकि ऑक्साइड्स तो हमने लेना है ना, हमने तो उसमें से ऑक्साइड निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑक्साइड्स सल्फाइड ले रहे हैं, जिंक सल्फाइड जिसे हम जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, और जिंक कार्बोनेट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड इट एंड फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसका हमने रिएक्शन करवाना कैसे है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि ये वाले जो मेटल्स होते हैं जैसे आयरन, जिंक, लेड और कॉपर ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, तो ये हमें सल्फाइड्स कार्बोनेट्स में मिलते हैं नेचर में। तो इनसे ऑक्साइड निकालना ईजी होता है, क्योंकि कंपेयर्स टू इट्स एज़ कम्पेयर टू इट्स सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स, इनमें से हमें मेटल निकालना जो है वो इजी होता है इनकी ऑक्साइड्स में से। ठीक है, क्योंकि हम इसमें रिडक्शन करवाएंगे, जो मेटल सल्फाइड्स होंगी और कार्बोनेट्स को हमें सबसे पहले ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना होगा, मतलब दोनों को, सल्फाइड्स को भी और कार्बोनेट्स को, दोनों को हमें ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना होगा। जो सल्फाइड ओर्स हैं उन्हें कन्वर्ट करने के लिए ऑक्साइड्स में हमने सबसे पहले उन्हें बहुत ज़्यादा गर्म करना होगा। वी विल हैव टू हीट इट स्ट्रांगली, और किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, फिर उस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में हम सल्फाइड ओर्स के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, कैल्सिनेशन पे हम कार्बोनेट्स ओर्स पे। तो जो सल्फाइड ओर्स होंगी जब हम उन्हें ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे, जब हम उसे ऑक्सीजन में हीटअप करेंगे, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, हमें तो मेटल ऑक्साइड चाहिए, तो ऑक्साइड हमें कैसे मिलेगा, जब हम उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और उसे हीटअप करेंगे। ठीक है, तो उसे हम रोस्टिंग कहेंगे। जो कैल्सिनेशन होगी उसके अंदर हमारे पास कार्बोनेट ओर्स होंगी और उसको हम हीटअप करेंगे तो हमारे पास ऑक्साइड आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगी कि लिमिटेड एयर होगी और उसमें अनलिमिटेड एयर होगी, क्योंकि उसमें हमें काफ़ी एयर चाहिए होगी ना, क्योंकि हमें मेटल ऑक्साइड निकालना है। तो जो केमिकल रिएक्शन है वो ऐसे होगा जिंक ओर्स का। सबसे पहले जिंक सल्फाइड लिया है उन्होंने, आपको पता है सल्फाइड ओर है, तो उसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन यूज़ करेंगे और उसे हीटअप करेंगे। तो हमने उसमें ऑक्सीजन दिया, उसको ऑक्सीजन दिया, उसे हीटअप किया, तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड आ गया है। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है तो वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगी, हमारे पास जिंक ऑक्साइड आ जाएगा। जिंक ऑक्साइड जो होगा वो हमारे पास मेटल ऑक्साइड आ गई। यहाँ पे हम दो ओर्स लेंगे जिंक के, तो जो दूसरा ओर होगा, चलो पहले वही वाला कंटिन्यू करती हूँ मैं। वहाँ पे आपको मेटल ऑक्साइड मिल गया। उसके बाद है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में हम जिंक कार्बोनेट ले रहे हैं और उसको हम हीटअप करेंगे अच्छे से, और उसके बाद जिंक ऑक्साइड अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग suitable reducing agents such as carbon. For example, when zinc oxide is heated with carbon, it reduces into metallic zinc. तो अब इन्होंने क्या किया, कैल्सिनेशन का ही ये आगे प्रोसीजर है कि कैल्सिनेशन में हमने क्या किया, जब कैल्सिनेशन में से हमें मेटल को रिमूव करना है तो हमने जिंक ऑक्साइड लिया, उसके अंदर कार्बन उसको दिया। हमने कार्बन क्यों दिया, उसको हमने हीटअप क्यों नहीं किया, ये आपको क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इसलिए ऐसा हमने इसलिए किया, देखो जिंक मैंने आपको बताया ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, तो इनका जो बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो अगर हम उसे हीटअप करें, उसको हीटअप बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड एक्सटेंट तक करना पड़ेगा, तब भी वो जाके पूरा टूटेगा नहीं, मतलब जिंक और ऑक्सीजन अलग नहीं होगा। कार्बन और ऑक्सीजन जो है दोनों कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो इसलिए उन्हें ईजी रहेगा कंबाइन करना। इसीलिए हम यहाँ पे कार्बन यूज़ कर रहे हैं, हम उसको आगे हीटअप नहीं कर रहे। तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन विल गिव जिंक एज मेटालिक जिंक। मेटालिक जिंक आएगा, मेटल जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में
रिलीज हो जाएगी. यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो ऑब्वियसली हो ही रही है. देखो जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होकर जिंक बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो गया है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो गई है. ठीक है, तो रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है, जब हम मेटल को ऑब्टेन करते हैं उन्हीं के कंपाउंड में से, तो हम उसे कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस. ठीक है, अब कार्बन तो कोक जिसे हम कहते हैं, ये हम कोका कोला नहीं कहते, ये कोक बिल्कुल ब्लैक इन कलर होती है कार्बन. तो ये मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में करने के लिए ये रिड्यूस ये हेल्पफुल होती है और इसके जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं ये, क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो भी यूज़ किए जा सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए, पर वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो छोटे वाले रिएक्टिव मेटल्स होंगे उनको उनके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देंगे. जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई, पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ. जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है. जो लोअर रिएक्टिविटी में होंगे, जो लो रिएक्टिव होंगे, उनको उनके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दें. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी है मैंगनीज डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम को. तो एल्यूमिनियम इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट. एल्यूमिनियम जो है वो अपना कंपाउंड बना लेगा और मैंगनीज जो है वो अलग रह जाएगा. तो इसीलिए ये जो प्रोसीजर है हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ भी हम कर सकते हैं क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो फेरिक ऑक्साइड, इसे थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन आता होता है कि these displacement reactions are highly exothermic. The amount of heat evolved is so large that the metals are produced in the molten state. In fact, the reaction of iron oxide with इसको हम फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं विद एल्यूमिनियम इज़ यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स. दिस रिएक्शन इज़ नोन एज द थर्माइट रिएक्शंस. यहाँ पे आपको प्रोसेस दिखाया जा रहा है पिक्चर के अंदर कि वो कैसे जो भी क्रैक्स आते हैं रेलवे ट्रैक पे उसको कैसे वो ठीक करते हैं. क्योंकि देखो आयरन है वो तो रस्ट आएगी उसके ऊपर, तो वो तो ख़राब होगा ही होगा, तो इसीलिए ये यूज़ किया जाता है. थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड लिया जाता है, फेरस ऑक्साइड लिया जाता है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड लिया जाता है और उसको हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवा देते हैं. एल्यूमिनियम अपना कंपाउंड बना लेता है ऑक्सीजन के साथ और फेरस जो आयरन जो है वो अकेला रह जाता है. ठीक है, आयरन हमें मॉल्टन स्टेट में मिलता है. जब आयरन हमें मॉल्टन स्टेट में मिलता है और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन की जाती है और एल्यूमिनियम अपना कंपाउंड बना लेता है, उसे हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं. जब क्वेश्चन आए थर्माइट रिएक्शन का तो आप लिखोगे द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स. दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन एंड देन यू आर गोना जस्ट सिंपली राइट द होल रिएक्शन. ओके, नाउ अब हम बात करेंगे टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी कि हम टॉप लेवल यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात करेंगे कि उनकी एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है. तो देखो जो हाईली रिएक्टिव है सबसे पहले वो देखो कौन कौन से है. पोटेशियम, ओके, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम. ठीक है, एंड ये जो होते हैं ये मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो कार्बन से रिड्यूस नहीं किए जा सकते क्योंकि इनका जो बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यूज़ करते हैं. राइट, अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ही करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको समझेंगे क्या लिखा गया है यहाँ पे. दिस इज़ बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन. क्योंकि कार्बन देखो कार्बन ना अपना कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला बना सकता है. बट द प्रॉब्लम यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो इनका जो कंपाउंड बना हुआ है जैसे पोटेशियम ऑक्साइड, ये जो कंपाउंड बने हुए हैं ना दे आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग. हम इसे नहीं तोड़ सकते. एज आई टोल्ड यू कि मिडल सीरीज़ को अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना हो तो उसके लिए भी तो हमें कितना टाइम लगता है उसको करने के लिए ना. उसके लिए कितनी अनलिमिटेड हीट हमें चाहिए होगी उसको ब्रेक करने के लिए, तब भी वो ब्रेक नहीं होता. तो दीज आर द हाईली रिएक्टिव वंस. तो कहते हैं तो हम तो होंगे नहीं. तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाते हैं जो यहाँ नीचे करवाई हुई है. यहाँ पे रिफाइनिंग की गई है बट इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इज़ जस्ट द सेम. हमने करना क्या है इसमें, हमने ये देखते हैं. For example, sodium, magnesium and calcium are obtained by the electrolysis of their molten chlorides. हम यहाँ पे chlorides लेंगे, ठीक है. The metals are deposited at the cathode, the negative charged electrode, whereas chlorine is liberated at the anode, the positively charged electrode. The reactions are, देखो मैंने आपको बताया था
जो सोडियम है, मैं आपको इसकी रिएक्शन दिखाती हूँ, वेट आई शो यू इट्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ, मैं आपको सोडियम की दिखाती हूँ, ठीक है, ये रहा है, देखो यहाँ पे मैं आपको पिक्चर से क्लियर कर दूंगी। इट इज़ वेरी वेरी यू नो it will be very very obvious when you will just read from here. देखो, electrolysis of molten NaCl. An idealized cell for the electrolysis of sodium chloride is shown in the figure below. A source of direct current is connected to a pair of inert electrodes. यहाँ पे electrodes लिए गए हैं, उन्हें molten sodium chloride में डाल दिया, ठीक है। क्या किया गया उसके अंदर, बिकॉज दिस सॉल्ट हैज़ बीन हीटेड अंटिल इट्स मेल्ट, उसको हीट किया गया सॉल्ट को तब तक जब तक वो मेल्ट ना हो जाए, मेल्ट मोल्टन स्टेट में, ठीक है। तो जो Na पॉजिटिव आयन्स होंगे वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे। देखो, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, यानी कि ऑपोजिट जो वो होंगे इनके चार्जेस, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब अगर Na का पॉजिटिव है तो वो कैथोड के पास जाएगा नेगेटिव, और क्लोरीन का नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव के पास जाएगा, राइट। तो व्हेन Na positive ions collide with the negative electron, the battery carries a large enough potential to force these ions to pick up electrons to form sodium metals. ये हमारा सिलेबस नहीं है, मैंने आपको सीधा बताया है सिर्फ यहाँ से, पर मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि Na आयंस जो है वो कोलाइड करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास यहाँ पे कैथोड पे, तो जो बैटरी है वो इतना पोटेंशियल डिफरेंस लेके चलेगी काफ़ी ज़्यादा, कि वो जो आयंस हैं वो पिकअप कर सके इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि सोडियम मेटल वहाँ पे फॉर्म हो सके। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है यानी कैथोड पे, जब Na प्लस इलेक्ट्रॉन जब ऐड होंगे तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे ये क्या हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है कि ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। देखो, जब हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, और क्लोरीन पे यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रोलिसिस ये आ जाएगा, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज, नो दिस इज ऑल अगेन नॉट इन अ सिलेबस, बट मैंने आपको सीधा ये बताना था कि कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। देखो, Na अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, क्लोराइड फॉर्म में हमने लेना था, तो ये अलग हो जाएगा सोडियम, और क्लोरीन अलग हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। ये हमने कर दी इसकी सोडियम की। अब बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑफ रिडक्शन ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, आपके सिलेबस में NaCl का ही है। देन रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो भी हमने किया वही आ जाएगा। देन इज करोजन होता है जंग लग जाना, द ईटिंग अप ऑफ द आयरन पार्टिकल्स, ठीक है, उसे हम कहते हैं करोजन। और इसकी प्रिवेंशन के लिए आपको पता है गैल्वनाइजेशन, एलोइंग, टिनिंग, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच वी कैन यूज टू प्रोटेक्ट द आयरन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है, वाई कांट वी यूज 24 कैरेट गोल्ड एंड वाई डू वी यूज 22 कैरेट ऑफ गोल्ड, बिकॉज 24 कैरेट गोल्ड इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट एंड इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, वो सूटेबल नहीं होता है, मतलब सही नहीं होता है बनाने के लिए ज्वेलरी, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है, राइट। तो इसीलिए उसके अंदर हमें उसका एलॉय बनाना पड़ता है सिल्वर या कॉपर से, ताकि हम उसे हार्ड बना सके, इसलिए 22 कैरेट ऑफ गोल्ड जो है बिकता है हमारे इंडिया में। फिर उसके बाद है मेटलर्जी का, दिस इज़ जस्ट अबाउट द नॉलेज, एंड दिस वॉज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. Chapter number 3, metals and non-metals, and I hope you like my video, so please do like, share and subscribe my channel. Thank you.